हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाले स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। स्टार्ट करेंगे पेपर 1 के पहले टॉपिक से। यहां पर हम लोग बात करेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के बारे में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के बारे में बात करेंगे। ये बंगाली पोएट और राइटर हुआ करते थे गाइस। हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो क्वेश्चन आएगा बहुत बढ़िया सा कि नेशनल जो सॉन्ग है हमारा वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। तो ये चीज तो आपको ऑलरेडी पता ही होगी और नहीं है तो होनी चाहिए। आनंद मठ से रिलेटेड पहले कई बार सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आ चुका है कि आनंद मठ जो उपन्यास है यानी कि नॉवल जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो इन्हीं के द्वारा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखी गई है, राइट। और आनंद मठ जो है गाइज ये सन्यासी विद्रोह जो 18वीं शताब्दी का हुआ करता था, उसके अंत में हुआ था 18वीं शताब्दी के एंड में हम लोग को देखने को मिला था। लेट 18th सेंचुरी में रेबिलियन, राइट, मॉन्क्स का, सन्यासियों का, राइट। तो उसकी पृष्ठभूमि पर आधारित ये हम लोग को उपन्यास नॉवल आनंद मठ देखने को मिलती है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है। अब ये भी पूछ सकते हैं यूपीएससी में के अंदर कि आनंद मठ नॉवल जो है वो किससे रिलेटेड है। तो आपको बस ये चीज ध्यान में रखनी है, सन्यासी विद्रोह जो 18वीं सेंचुरी के एंड में हम लोग को देखने को मिला था, तो उससे रिलेटेड है, उसी के बैकग्राउंड पर आधारित ये नॉवल हमें देखने को मिलती है। और इसको बंगाल के राष्ट्रवाद पर प्रमुख कृतियों में से एक माना जाता है। वन ऑफ द की वर्क ऑफ बंगाल्स नेशनलिज्म जो है ये माना जाता है, कंसिडर किया जाता है, राइट, आनंद मठ। तो काफी इंपॉर्टेंट हम लोग को ये नॉवल देखने को मिलती है। और साथ ही साथ बंगाली उपन्यास वर्ष 1865 में प्रकाशित इनका पहला जो था ये दुर्गेश नंदिनी था। तो दुर्गेश नंदिनी जो है वो बंगाली फिक्शन थी, इनकी पहली हमें देखने को मिली थी जो 1865 में पब्लिश हुई थी। तो ये क्लैरिटी आप अच्छे से रखिएगा इस चीज के बारे में। अब आगे की बात करते हैं। 1866 में इन्होंने कपाल कुंडला 1869 में मृणालिनी 1873 में विश्व वृक्ष, 1877 में चंद्रशेखर और अगेन 1877 में रजनी, फिर 1881 में राजसिम्हा और 1884 में देवी चौधरानी, राइट। ऐसे अन्य प्रसिद्ध उपन्यास की भी इनके द्वारा रचना की गई थी। थोड़ा सा बस एक आइडिया रखो, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि ये फलाना नॉवल जो है वो किसकी है, फेमस नॉवल, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और 1872 में
बंग दर्शन नाम का एक मासिक पत्रिका यानी कि मंथली मैगजीन भी जो है वो इन्होंने पब्लिश करवाया था। और पहला प्रकाशित नॉवल जो था अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश नॉवल इनकी जो अंग्रेजी भाषा में थी वो थी राजमोहन वाइफ, राजमोहन की पत्नी, ये इंग्लिश भाषा में इनके द्वारा लिखी गई थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पहला फिक्शन जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा जो लिखा गया था वो किस भाषा में था, तो इंग्लिश भाषा में आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये था कुछ पॉइंट्स जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी से रिलेटेड, जिसकी आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब पेपर 1 से रिलेटेड आज एक ही टॉपिक था, अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूंगा कि हमारे काफी सारे कोर्सेज हैं सिविल सर्विसेज के लिए, कोर्सेज की डिटेल्स मैं आपको लेक्चर के एंड में दूंगा, तो लेक्चर के एंड में बने रहिएगा। तो देखिए बताया जा रहा है IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, राइट, तो इसको अब ईरान जो है इमेजेस फॉरवर्ड नहीं करेगी, न्यूक्लियर साइट की इमेजेस फॉरवर्ड नहीं करेगी, ऐसा ईरान का कहना है। तो ईरान की पार्लियामेंट का कहना है कि ईरान जो है वो अब कोई भी इमेज हैंडओवर नहीं करेगी, इनके कुछ ईरानियन न्यूक्लियर साइट के अंदर की इमेज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को नहीं करेगी। तो ईरान ने ये चीज कही है, क्यों कही है तो आपको पता होगा, इसके बारे में पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसी सेम चीज के बारे में कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और हम लोग को ईरान, इनके बीच में 3 महीनों का एक मॉनिटरिंग एग्रीमेंट हुआ था फरवरी के समय पर, और अब ये एग्रीमेंट खत्म हो चुका है। और ईरान ने कुछ समय पहले बोल दिया है कि अब ईरान अपने न्यूक्लियर जो इनकी साइट्स हैं, राइट, तो उनकी इमेजेस या उनकी डिटेल्स जो है वो फॉरवर्ड नहीं करने वाली, क्योंकि देखो ईरान के ऊपर जो है वो आरोप लगा था, और आरोप नहीं, हालांकि ईरान ने अपने खुद से ही मुंह से कहा था ये वाली बात कि वो यूरानियम का इनरिचमेंट करेगा, यानी कि ज्यादा मात्रा में यूरानियम को बढ़ाएगा वो अपने, राइट, और यूरानियम को बढ़ाना मतलब साफ साफ ये है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए काम करेगा। हालांकि इसने न्यूक्लियर वेपन को बनाने वाली बात नहीं कही थी, इसने बोला था कि मैं क्लीन एनर्जी, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूक्लियर जो होती है तो उससे क्लीन एनर्जी जो है वो जनरेट की जाती है, राइट, यानी कि पावर जो होता है, राइट, क्लीन पावर का सोर्स जनरेट किया जाता है। तो यही बोल रहा था कि मैं जो है वो क्लीन पावर का उपयोग कर रहा हूं, राइट, क्योंकि आज की डेट में आप फॉसिल फ्यूल को जलाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन निकलेगा, पॉल्यूटेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो वो बोल रहा है कि मैं न्यूक्लियर का इस्तेमाल पावर जनरेशन के लिए कर रहा हूं, बट वी नो अबाउट इट कि ये क्यों कर रहा है, क्योंकि यूएसए और ईरान के बीच में हम लोग को लंबे समय से इशू देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर के दौरान ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए, कह दिया सभी कंट्रीज को कि दुनिया भर में जितनी भी कंट्रीज है वो ईरान के साथ किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं करेंगी। अब आप खुद सोचो, एक कंट्री है जिसे ट्रेड करने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा, ना वो इंपोर्ट करेगी ना एक्सपोर्ट कर पाएगी, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो कमाई नहीं कर पाएगी, और कमाई नहीं कर पाएगी तो जो कंट्री जो है वो खत्म। अब कमाई नहीं होगी कंट्री की तो कहां से वहां उस कंट्री में रहने वाले लोग सर्वाइव कर पाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये चाल चली, और डोनाल्ड ट्रंप ने सभी कंट्री को कह दिया कि ईरान के साथ कोई भी डील नहीं करेगा किसी भी प्रकार की, तो इसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए, राइट। और ये भी कहा कि अगर कोई कंट्री पाई गई ईरान के साथ डील करती हुई, तो जो ईरान की जो आज की डेट में स्थिति है, ईरान के ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया हुआ है वो इकोनॉमिक सैंक्शन कंटिन्यू उस कंट्री के ऊपर भी लग जाएगा, राइट। तो ये वाली चीज है जो ईरान के साथ डील करता है, ऐसे करके ईरान के साथ कोई कंट्री डील नहीं कर पा रही है, तो इसमें ईरान जो है वो आज की डेट में परेशान भी है। फिर ईरान ने बोला कि यार यही स्थिति उसके पास बनी थी 2015 में, सेम स्थिति ईरान न्यूक्लियर डील हमें देखने को मिली थी 2015 में, जिसमें ईरान के ऊपर सेम चीज जो है वो घटी थी, सेम घटना घटी थी ईरान के ऊपर। ईरान को जो है वो कह दिया गया था 2015 में भी, यानी कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसको उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए थे। फिर उसको कहा गया 2015 में कि आओ हमारे साथ एक डील करो, राइट, जिसे हम लोग ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से जानते हैं, या फिर इसका नाम हम लोग को जो देखने को मिलता है, मैं आपको बता भी देता हूं इस चीज के बारे में, इसको बोलते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसका एक मैं आपको अच्छा आइडिया देता हूं, उसके बारे में पहले भी हम डिटेल में कवर कर चुके हैं 2015 की न्यूक्लियर डील के बारे में। P5+1 के द्वारा ये डील हुई थी, यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया और जर्मनी, इन्होंने ईरान के साथ जो है वो डील करी थी, एक एग्रीमेंट किया था। ईरान को बोला था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको पैसा भी प्रोवाइड कराएंगे, राइट, आपको जो है वो ट्रेड करने के लिए भी अलाउ किया जाएगा, बट शर्त सिर्फ इतनी है कि आप जो है वो यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं करोगे, राइट, यानी कि अपनी कंट्री के अंदर यूरेनियम को नहीं निकालोगे और ना ही उससे कोई भी न्यूक्लियर एक्टिविटी करोगे। तो उसके ऊपर लिमिटेशन लगा दी थी न्यूक्लियर एक्टिविटी करने के लिए, और उसको कह दिया गया था कि आपकी जो भी न्यूक्लियर साइट्स हैं तो उस पर जो है वो हमारे ऑफिशियल्स आएंगे और आकर विजिट करेंगे, चेक करेंगे कि कहीं आप यूरेनियम इनरिचमेंट
तो नहीं कर रहे हो, या फिर आप न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह तो नहीं बना रहे हो, राइट। तो इस प्रकार से जो है वो ईरान के साथ एक डील हो गई, ईरान भी मान गया। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि कुछ समय पहले फिर से हमें देखने को मिला कि लगभग 3 साल पुरानी बात है ये, कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो फिर से इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए इसके ऊपर। वही सेम चीज जो मैंने भी आपको समझाई। तो ईरान ने ये बोला कि यार, जब पहले भी मेरे पास 2015 में इकोनॉमिक सैंक्शन लगे थे, तब मुझे ये छूट दी गई थी कि मैं यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करूंगा, तो मुझे जो है वो ट्रेड करने के लिए अलाउ किया जाएगा, मेरे ऊपर कोई इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं लगाया जाएगा, मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो ठीक कर दिया जाएगा। तो ये सब चीजें हुई थी। अब दोबारा से उसके बाद जब ये सब चीजें फिर से आ गई, तो उसने बोला कि हटाओ अलग, मैं 2015 के एग्रीमेंट को मानता ही नहीं हूं, मैं तो यूरेनियम एनरिचमेंट करूंगा, जो करते मैंने कर लो। तो इस तरीके से ईरान ने जो है ये हरकत अभी रीसेंट पास्ट में पटकी थी, और अभी इसने बिल्कुल खुलेआम सबको बोल दिया था कि मैं यूरेनियम एनरिचमेंट करने वाला हूं। अगर आपने फॉलो किया होगा काफी समय से लेक्चर्स को, तो आपको ये आइडिया होगा अच्छे से। नहीं किया है तो अभी आपको आइडिया लग ही गया, राइट। इसने बोल दिया मुझे तो यूरेनियम एनरिचमेंट करना है, जिसको जो करते मैंने कर लो, राइट। और फिर यहां पर हुआ, फिर इसके ऊपर फिर से इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट किया। तो इसने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आपको अगर शक हो रहा है, क्योंकि पूरी इंटरनेशनल यानी कि पूरा वर्ल्ड जो है वो ईरान के ऊपर बोल रहा था, राइट। यूएन हो गया और वेरियस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गई, वेरियस एजेंसी जो हमें देखने को मिलती हैं, वो यही बोल रही थी कि अरे यार, ये तो ईरान तो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। अब ईरान ने एक चाल पटकी। क्या चाल करी ईरान ने बोला कोई बात नहीं, आपको अगर शक है तो एक काम करो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को मैं अलाउ करता हूं, मेरे साथ 3 महीने का एग्रीमेंट कर लो। मैं अलाउ करता हूं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को कि आके हमारे यहां आकर जो है वो विजिट करो, आप चेक करो, देखो मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा जिसकी आप बताओगे कि जो है वो मैं किसी प्रकार से न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं बना रहा हूं। अब यही खेल खेल लिया ईरान ने। ये खेल खेलने का इसका मकसद ये था कि ये 3 महीने तक कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, जिससे कि वर्ल्ड को लगे कि ये कुछ इसके प्लान्स नहीं है न्यूक्लियर बनाने के, न्यूक्लियर वेपन बनाने के, राइट। तो ये चीज अब पूरी हो गई, और मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि ये देखिएगा, ये वाला मुद्दा फिर से उठेगा, और देखो उठ रहा है, राइट। आपने अगर प्रीवियस लेक्चर फॉलो किए होंगे तो आपको पता होगा, हमने डिस्कस किया था कि ईरान की एक क्लियर चाल थी कि 3 महीने के जाल में जो है वो फंसाना, और जिससे कि कल को फिर से इसके ऊपर सवाल उठने लगे कि यार न्यूक्लियर वेपन्स तुम बना रहे हो, तो ये बोले कि यार मैं अगर न्यूक्लियर वेपन बना रहा होता तो मैं मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को क्यों अलाउ करता, क्यों बोलता कि आओ जो है वो और जो है वो चेक करो। अब इसने 3 महीने के लिए अलाउ कर दिया, मतलब इसने अपने आप को क्लियर कर लिया, राइट। अब उसके आड़ में वो जो भी करे, इसके पास एटलीस्ट बोलने को तो हो गया ना कि मैंने तो अलाउ किया था एक बार, अब फिर से आप क्यों मेरे ऊपर शक कर रहे हो, राइट। ये वाली चीज है। बट ऑब्वियस सी बात है कि मतलब इंटरनेशनली ये बड़ी जो है वो चिंताजनक बात है कि ईरान इस प्रकार से अगर न्यूक्लियर वेपन्स को बनाएगा तो बड़ी दिक्कत वाली बात जो है वो हो सकती है। और कहीं ना कहीं ये 3 महीने का जो एग्रीमेंट जो हुआ था ना, ये 3 महीने का लिमिटेड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए था, ये सबसे बड़ी एक गलती थी। और अगर आप अपने मेंस में उपयोग करेंगे, आप पर्सनालिटी टेस्ट में इस प्रकार से एनालिसिस आपसे होता है, चर्चा होती है वेरियस चीजों के बारे में, तो आप ये वाले पॉइंट को जरूर उठाइएगा कि 3 मंथ्स की लिमिटेड डील नहीं होनी चाहिए थी। इसकी जगह अगर एक्सटेंड कुछ लंबा होता तो ठीक रहता। बट चलो ठीक है, अब जो पास्ट में हो गया उसको तो अपन कुछ कर नहीं सकते, अब आने वाली चीज देखनी है ना। तो आने वाले समय में यही वाली चीज है कि ईरान को जो है वो फिर से बिठाया जाए और उसके साथ ऐसी डील किया जाए कि वो रियल टाइम बेसिस पर जो है वो अपनी एक्टिविटीज को शेयर करे। और अगर नहीं करते, क्योंकि ये सिक्योरिटी कंसर्न है ना, अब आप इसको नहीं नकार सकते, आप इसको ये नहीं बोल सकते ना कि अरे यार तुमने पहले दे दिया था, चलो कोई बात नहीं, हम अब तुम पे ट्रस्ट करते हैं। अब ये ट्रस्ट वाला फैक्टर नहीं है, ये सिक्योरिटी कंसर्न वाला फैक्टर है, उसे फिर टाइटली लेना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट तरीके से लेना पड़ेगा। बात समझ रहे हो आप? तो यही है पूरी चीज जिसके बारे में एक आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। गाइज मैं चाहूंगा एक बार और अच्छे से प्रॉपर तरीके से ईरान न्यूक्लियर डील क्या होती है ये आप अभी समझ लो, और साथ ही साथ IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या होती है इसको अभी आप समझ लो। तो ईरान ने साइन करी थी 2015 में एक न्यूक्लियर डील। ये डील साइन हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, रशिया, जिसको P5+1 कंट्रीज के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जो डील है इसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या फिर JCPOA के नाम से भी जाना जाता है। इस डील के अंदर ईरान को अलाउ किया गया था कि ईरान सिर्फ अपने पास 202.8 किलोग्राम या फिर 447 पाउंड का ही स्टॉक जो है वो रख सकता है यूरेनियम का। तो ये चीज यहां पर रिकॉर्ड की गई थी, नोटिस की गई थी इस डील के अंदर। और IAEA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहां पर बताया गया है कि ईरान जो है वो इस डील का उल्लंघन कर रहा है। इस पर जो ये लिमिट जो लगाई गई थी 2015 के अंदर, इस डील के अंदर वो लिमिट जो है ये क्रॉस कर रहा है। तो ये चीज यहां पर सामने आई। और आपको पता ही है कि ऑलरेडी ईरान ने डिक्लेरेशन कर दी थी कि वो इस 2015 की डील को जो है वो नहीं फॉलो करेगा, नहीं मानेगा, है ना। अभी देखो ये 2015 में, पहले आप लोग को बैकग्राउंड समझना जरूरी है, जो कि यहां पर अभी अवेलेबल नहीं है, यहां पर लिखा तो नहीं, बट पहले मैंने आपको कवर कराया हुआ था, बट फिर भी मैं आपको समझाता हूं। आप सिर्फ चीजों को समझो थोड़ा कि 2015 में ईरान ने ये डील को साइन क्यों किया था। तो देखो गाइस, 2015 के अंदर ये जितनी भी कंट्रीज है, स्पेशली USA, इसने ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया था।
राइट, इकोनॉमिक सैंक्शन, जो कि आज की रेट में अगेन ईरान के ऊपर लगा हुआ है। इकोनॉमिक सैंक्शन का लगने का मतलब ये होता है कि ईरान से कोई भी कंट्री किसी भी प्रकार का ना माल परचेज कर सकती है, ना उसको जो है वो दे सकती है। यानी कि कोई भी कंट्री पूरे दुनिया भर में ईरान के साथ किसी प्रकार की ट्रेड डील नहीं करेगी। और आप लोग जानते हैं कि अगर किसी कंट्री के साथ अगर ट्रेड नहीं होगा तो वो कंट्री डूब जाएगी। एक बहुत काफी फेमस एक टर्म है E इक्वल्स टू ई का, हम लोग को देखने को मिलता है E इक्वल्स टू ई, यानी कि इकोनॉमी इक्वल्स टू एम्पायर। किसी कंट्री की अगर इकोनॉमी आगे बढ़ाना है, किसी कंट्री को, जब कोई कंट्री की इकोनॉमी अगर आगे बढ़ती है तो वो कंट्री भी डेवलप होती है। इकोनॉमी इक्वल्स टू एम्पायर, वो कंट्री बढ़ने लगती है, राइट, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में। और E इक्वल्स टू ई अगेन फिर से आ जाता है। और इकोनॉमी बढ़ती कब है? जब वो कंट्री एक्सपोर्ट करती है। तो E इक्वल्स टू ई और E इक्वल्स टू ई, यानी कि एक कंट्री की अगर इकोनॉमी को बढ़ाना है तो उस कंट्री को एक्सपोर्ट करना है, और जब वो कंट्री एक्सपोर्ट करेगी तब वो बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, यानी कि डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ करेगी। क्योंकि वही होता है ना, इसको ऐसा समझो, अगर एक दुकानदार है, उस दुकानदार की दुकान से अगर सामान बढ़िया से बिक रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो एक दुकानदार जो है वो आगे चल के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो अपना खुद का स्टैब्लिश कर लेगा, क्योंकि बिकने लगेगा। तो यहां पर क्या हुआ? एक्सपोर्ट हो रहा है। जब एक्सपोर्ट होगा तो वो कंट्री डेवलप होने लगेगी, ग्रोथ होने लगेगा, दिखने लगेगा, पैसा आएगा उस कंट्री के अंदर। बट 2015 में क्या हुआ था? इसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए गए थे, और हार्श इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए गए थे, जिससे कि इसकी हालत खराब हो गई थी। और ये इसीलिए लगाए गए थे जिससे कि ये अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज को जो है वो बंद कर दे। तो ये 2015 की जो ये न्यूक्लियर डील थी वो सिर्फ इसीलिए की गई थी ईरान के साथ कि वो अपनी जितनी भी न्यूक्लियर एक्टिविटीज ईरान करता है वो सब उस पर जो है वो बंदिश लगा दे, बैन कर दे पूरी एक्टिविटीज को। और अगर वो ऐसा करेगा तो उसको जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा यूएसए के द्वारा और ये कंट्रीज के द्वारा, और वेरियस इकोनॉमिक सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, पैसे वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं। बट अभी हमने क्या देखा इन पास्ट, अगेन यूएसए ने क्या किया? ईरान के ऊपर फिर से इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए। ईरान और यूएसए की जो जंग आप लोग को पता ही है कि ऑलरेडी काफी महीने तक चली थी, और अभी तो कोरोना वायरस के कारण थोड़ा सा शांति है इस क्षेत्र पे। आपको पता होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, तो उस समय बहुत ही हालत जो है वो बेकार हम लोग को देखने को मिली थी। एक यूएसए का एक स्पाई ड्रोन था, निगरानी कर रहा था एक ड्रोन के थ्रू यूएसए वहां पर, उस ड्रोन को जो है वो ईरान ने ब्लास्ट कर दिया था अपनी एक मिसाइल से। तो वाली भी खबरें पास्ट में भी कुछ महीने पहले देखने को मिली थी। तो उस समय यूएसए ने ईरान के ऊपर पूरी तरह से सैंक्शन लगा दिया। अब ईरान ने यही बोला कि यार पहले भी 2015 में यही स्थिति थी मेरी, आज भी यही स्थिति है, तो हटाओ, मैं इस डील को जो है वो कैंसिल कर देता हूं, और मैं तो बढ़िया से यूरेनियम एनरिच करूंगा और बॉम्ब्स वगैरह बनाऊंगा। तो अभी ये इसी चीज को लेकर जो है वो ये पूरी चीज हम लोग को देखने को मिली थी, और यही रिपोर्ट में भी यही चीज सामने आई है कि ईरान के अंदर इसने जो है वो ईरान ने 2015 की न्यूक्लियर डील को जो है वो वायलेट किया हुआ है, क्योंकि इसके पास जो है वो काफी ज्यादा यूरेनियम जो है वो नजर आया है। यहाँ पर यूरेनियम मेटल डिस्क सस्पेक्ट की गई है इनके काम में, यानी कि यहाँ पर जब देखा गया तो यूरेनियम मेटल डिस्क जो है वो पाई गई। ये न्यूक्लियर वेपन कंपोनेंट के तौर पर उपयोग में ली जाती है, न्यूक्लियर वेपन को ट्रिगर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ईरान के अंदर बताया गया कि फरवरी से 1572 किलोग्राम 50% तक इंक्रीज जो है वो यहां पर बढ़ गया फरवरी से। और आपको पता होगा कुछ महीने पहले ही फरवरी और इसी समय पर हम लोग जो है वो इन्हीं कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जब यूएसए और ईरान के बीच में इश्यूज चल रहे थे काफी ज्यादा। और पिछले साल भी इवन 2019 में भी मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास भी इस टॉपिक पर बहुत चर्चाएं हुई थी ईरान और यूएसए के बीच की। तो इसने अपनी इसको जो लिमिट दी गई थी 202 किलोग्राम की, उसको क्रॉस करते हुए इसने 1572 किलोग्राम जो है पर लेकर आ गया है। और यहाँ पर काफी सारे साइंटिस्ट रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि मात्र 3 महीने में ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है, राइट। तो ये सब चीजें इस प्रकार की जो है वो संकेत दे रही है इस तरीके की एक्टिविटीज पर, इस तरह की चीजों पर। तो आप देख सकते हैं ये लोगो हम लोग को देखने को मिल रहा है IAEA का, और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सेटअप की गई थी एज अ वर्ल्ड एटम्स फॉर पीस के तौर पर, वर्ल्ड एटम फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर। तो ये वाली चीज भी आपको याद रखनी है, 1957 में इसको सेटअप किया गया था, यूनाइटेड नेशन के अंडर ये हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और ये रिपोर्ट किसको करती है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दोनों को ही। इसका हेडक्वार्टर हम लोग को ऑस्ट्रिया वियना में देखने को मिलता है। इसके काम की बात करें तो जो मेंबर स्टेट्स हम लोग को यूनाइटेड नेशंस के देखने को मिलते हैं, तो उनके साथ मिलकर ये काम करती है। इसके मल्टीपल पार्टनर्स पूरे दुनिया भर में है। ये प्रमोट करती है कि पूरे दुनिया भर में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का उपयोग जो किया जाए वो सिर्फ सेफ, सिक्योर और पीसफुल तरीके से किया जाए, यानी कि सेफली, सिक्योरली और शांतिपूर्वक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज का उपयोग होना चाहिए। ये इसी चीज को जो है वो ये प्रमोट करती है, और ये फोकस करती है कि किसी भी मिलिट्री पर्पस के लिए न्यूक्लियर का उपयोग जो है वो नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, राइट। इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात करें, हालांकि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट फिर भी एक जनरल जान लो कि इनके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं वो 2 साल के टेन्योर के लिए होते हैं।
और इसमें ज्योग्राफिकली डाइवर्सिटी इनके गवर्नर्स, इनके मेंबर की देखने को मिलती है। यानी कि इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में टोटल 22 मेंबर होते हैं और 22 मेंबर में ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी होती है, यानी कि अलग अलग क्षेत्र, यानी कि ऐसे हम लोग को देखने को मिलता है कि पूरे दुनिया में से, यानी कि पूरे दुनिया भर के रीजन को जो है ये रिप्रेजेंट कर सकें। तो अलग अलग क्षेत्र के आते हैं ये मेंबर्स। इनको जनरल कॉन्फ्रेंस जो 11 मेंबर्स की हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है हर साल, और 2 साल के टेन्योर के लिए ये हम लोग को देखने को मिलते हैं। और इसके एटलीस्ट जो 10 मेंबर जो होते हैं, तो वो जो पुराने पिछले, यानी कि जो बोर्ड जब खत्म हो रही होती है, यानी कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो टेन्योर जब खत्म हो रहा होता है, तो उस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में से जो लोग हैं, यानी कि जो ये 22 मेंबर्स हैं, तो इनमें से ये मेंबर जो है वो 10 आने वाले 10 मेंबर को जो है वो नॉमिनेट करता है। इस प्रकार से ये चलता है। हालांकि दिस थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, नहीं आएगा। और हर एक बोर्ड मेंबर जो होता है उसके पास एक सिंगल वोट हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके फंक्शंस की बात करें तो रिकमेंडेशन का इसका फंक्शन होता है, रिकमेंड करती है, रिकमेंडिंग बॉडी है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, रिकमेंड करती है कि क्या काम करेगी IAEA, किस प्रकार से करेगी, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, पॉलिसीज वगैरह बनाती है उनके लिए। तो ये कुछ इसके काम होते हैं। अपॉइंट करती है डायरेक्टर जनरल को, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। और ये जनरल कॉन्फ्रेंस के अप्रूवल के तौर पर ये अपॉइंट किया जाता है डायरेक्टर जनरल, यानी कि ये अपॉइंट करती है, बट पहले अप्रूव जो किया जाता है वो जनरल कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया जाता है उसके बाद। ठीक है, तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके प्रोग्राम्स की बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कभी कभी प्रीलिम्स में डायरेक्ट आ सकता है। तो इसके 4 प्रोग्राम मोटे मोटे तौर पर हम लोग को देखने को मिलते हैं। प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ कैंसर थेरेपी, ये एक प्रोग्राम है इसका। दूसरा ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम, तीसरा वाटर अवेलेबिलिटी एनहांसमेंट प्रोजेक्ट जो मैंने, और चौथा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑन इनोवेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड फ्यूल साइकिल्स 2000। अब देखिए, अफ्रीकन स्वाइन फीवर की यहां पर बात हो रही है। पहले मैं आपको बता दूं ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था। तो पहली बार जो है ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है वो दिसंबर 2020 में मणिपुर में रिपोर्ट किया गया था, और उसके बाद से अभी तक कोई एज सच केसेस तो नहीं देखने को मिले। बट अथॉरिटीज के द्वारा ये कहा जा रहा है, मणिपुर अथॉरिटीज के द्वारा, कि इलीगल तरीके से सुअरों को, पिग को, क्योंकि ये बीमारी जो है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, तो ये सुअरों की, जंगली सुअरों की बीमारी है, तो इलीगल तरीके से पिग को जो है वो इंपोर्ट किया था, और उसी के कारण ये इन्फेक्शन जो है वो यहाँ पर मणिपुर में आ गया। और मणिपुर के अंदर अभी रिसेंटली 4 डिस्ट्रिक्ट जो हम लोग को देखने को मिल रही हैं, मणिपुर के अलावा मिजोरम के अंदर, उसे एपी सेंटर डिक्लेयर किया हुआ है अफ्रीकन स्वाइन फीवर का। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। बट मेन जो टॉपिक आपसे जो है वो एग्जाम में पूछा जाएगा वो अफ्रीकन स्वाइन फीवर का पूछा जाएगा। अफ्रीकन स्वाइन फीवर की हम लोग बात करें गाइस, तो ये एक हाईली कंटेजियस और फर्टाइल एनिमल डिजीज है, यानी कि बहुत तेजी से फैलने वाली, और इस डिजीज के कारण मृत्यु हो जाती है सुअरों की, वाइल्ड सुअरों की, वाइल्ड पिग की, राइट। और उनको हैमरेज फीवर हो जाता है, एक्यूट फॉर्म होता है इस हैमरेज फीवर का, वो उनको हो जाता है। और पहली बार अफ्रीका के अंदर 1920s में ये जो फीवर है डिटेक्ट हुआ था पिग्स का, राइट। और इसमें मोर्टेलिटी रेट जो है, मृत्यु दर जो है वो क्लोज टू 100% है। मतलब कि 10 सुअरों को अगर ये बीमारी होती है तो आप ये कह सकते हो बहुत हाई चांसेस है कि 10 में से 10 सुअर मर जाए। एक आदमी बच गया तो उसकी किस्मत है, वरना 10 में से 10 मर जाते हैं। तो इसका मोर्टेलिटी रेट जो है वो क्लोज टू 100% बताया जा रहा है। और फीवर जो होता है उसका कोई इलाज नहीं है, और इकलौता इसका तरीका है फैलने का कि जानवरों को मार दिया जाए, राइट। अगर जानवरों को मार देंगे तो फिर ये फैलेगा नहीं, रुक जाएगा ये फीवर, राइट। तो ये वाली चीज है जिसकी एक जानकारी आप लोग को होनी चाहिए अफ्रीकन स्वाइन फीवर से रिलेटेड। और एक और चीज कि ह्यूमन बींग्स को अभी तक ऐसा नहीं है कि मतलब ह्यूमन को खतरा है इससे, अभी तक पता नहीं लगा। बट हाँ, फिर भी जो है वो ह्यूमन को एहतियात बरतने की आवश्यकता है। अगर खतरा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चल के नहीं हो सकते, क्या पता हो जाए, राइट। तो इसलिए खतरा वैसे अभी तक कोई केस ऐसा ह्यूमन का नहीं आएगा, ह्यूमन बीइंग इन्फेक्ट हुआ है इससे, बट फिर भी एहतियात बरतना हमारा काम है। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और बताया जा रहा है कि सिर्फ एनिमल टू एनिमल जो है ये स्प्रेड होता है। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि आज की डेट में ट्रांस बाउंड्री स्प्रेड जो इसका होता है, सीमा पार संक्रमण की इसकी जो क्षमता हम लोग को देखने को मिलती है, क्योंकि काफी तेजी से ये फैलता है, और कंट्री टू कंट्री यानी कि बॉर्डर टू बॉर्डर जो है ये फैलता है, स्प्रेड होता है। तो इसके कारण से बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया भर में इसका खतरा जो है वो बढ़ गया है, राइट। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है, और काफी बहुत इंपॉर्टेंट भी है इस प्रकार की डिजीज को कंट्रोल करना, रोकना, राइट। फूड सिक्योरिटी के लिए, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए, और हाउस होल्ड इनकम के लिए। और गाइस एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी चीज है। मैं जब अभी न्यूक्लियर के बारे में आपको पढ़ा रहा था ना, और ऐसा कभी कभी तो लगता है कि जैसा आज मैंने पहली बार ऑब्जर्व किया और थोड़ा सा डर भी लगा मुझे
कि मेरा जो लैपटॉप है, एक्चुअली मैं आपको जब पढ़ाता रहता हूँ तो अपने आईपैड पे पढ़ाता हूँ, सामने मेरे मैकबुक है, तो उसमें मैं कई बार कंटेंट्स वगैरह जो है वो देखते रहता हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो राइट, तो उससे मुझे एक आइडिया मिलता रहता है। तो होता क्या है कि अभी मैंने जस्ट ऑब्जर्व किया कि जैसे ही मैंने मतलब जैसे न्यूक्लियर वाला टॉपिक आपको पढ़ा रहा था, अचानक से मेरा, क्योंकि इसमें क्या मैकबुक में एक फीचर है कि जैसे ही कैमरा ऑन होता है, और भी दूसरे लैपटॉप्स में होते हैं ऐसे फीचर कि कैमरा जैसे ही ऑन होता है वहां पर एक ग्रीन कलर की लाइट जल जाती है कैमरे के बगल में, तो वो एक सिक्योरिटी फीचर है बेसिकली प्राइवेसी का, कि अगर मतलब आप जो है वो मतलब चेक कर सकते हैं कि आपका कैमरा ऑन है कि नहीं है, तो उसका पता लग जाता है। तो अचानक से मेरा ये कैमरा ऑन हुआ और ऑफ हो गया। तो होता है कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे होती है ना, इंटेलिजेंस एजेंसी भी हमारी है जो कई बार क्या करती हैं कि ऑब्जर्व करती रहती हैं, क्योंकि ये सब कीवर्ड्स होते हैं, राइट। जैसे कि अभी मैं न्यूक्लियर वगैरह क्या बॉम्ब वगैरह का इस्तेमाल कर रहा था, बार बार बोल रहा था, तो ये सब कीवर्ड्स होते हैं। कभी कभी क्या होती है, हमारी जो इंटरनेशनल एजेंसी है ना, वो इन सब कीवर्ड को अगर कोई उपयोग करता है ना, तो फिर उसको ट्रैक करने लगती है। तो क्वाइट पॉसिबल शायद मैं रडार में आ गया हूँगा, राइट, होता है ऐसा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, ये डर इसलिए लगता है यार कहीं कोई मतलब ऐसा कोई इलीगल पर्सन, क्योंकि कल ही मेरे साथ एक और घटना हुई। कल मतलब आप जो आज ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके लिए जो है वो कल है, मेरे लिए आज ही है। तो आज दिन की मैं आपको बात बताता हूँ। एक नंबर है +92, तो 92 कोड जो है वो पाकिस्तान का है, +92 335 472 472 4085। इस नंबर से मेरे पास पहले तो एक हाई लिख कर आया, और हाई लिखने के बाद जो है उसने मुझे 2 वीडियो कॉल किए लगातार। अच्छा, अभी 9:10 पर भी एक अभी रिसेंट वीडियो कॉल आया यार, ये पता नहीं कौन है, मुझे वीडियो कॉल कर रहा है। अरे यार ये तो, अच्छा, इसी के वीडियो कॉल के कारण शायद मेरा ये मैकबुक का भी कैमरा ऑन हुआ होगा, क्योंकि आपस में कनेक्टेड है। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। या फिर अब जो भी हो सकता है, अब क्या डर लगता है ऐसे, अब पाकिस्तान से ऐसा कुछ कॉल आ रहा है, वही पता नहीं क्या है। अब मैं तो उठा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी किसी के कॉल्स वगैरह रिसीव करता नहीं हूँ। अब मैंने लिख तो दिया है मैसेज करो, अब पता नहीं कौन है भाई, अब देखो क्या होता है। बड़ी दिक्कत है आजकल, होता है प्राइवेसी को लेकर इतना वो हो गया है ना, और डर भी लगता है कई बार डिवाइसेस, क्योंकि हमें पता है कि हमारी डिवाइस जो है वो हमारी कई बार आवाज़ सुनती है, राइट। और ये बात फैक्ट भी है, पता भी होगा आपको, कि आप देखते होंगे कोई भी आप बात कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, आपके आसपास वही चीज़ से रिलेटेड एड्स दिखने लगते होंगे आपको। आप अगर कोई टर्म को सर्च करना है, या फिर कोई आप प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं, आपने अमेजॉन पे देखा, थोड़ी देर बाद आपको दूसरी वेबसाइट पे वही वही एड्स देखेंगे। या फिर अगर आप ये यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होगे, तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होगे, तो आपके पास ज्यादातर एजुकेशन के जो है ये आते होंगे, एड्स आते होंगे अलग अलग तरीके के। तो ये होता है कि हमारे कीवर्ड्स होते हैं, हमारी जो चीजें होती है ना, किस प्रकार से हम ऑपरेट कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उसकी ट्रैकिंग होती है एक प्रकार की। तो ये भी प्राइवेसी को हालांकि एक प्रकार का खतरा है, बट हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी भी जो है इस प्रकार से ट्रैक करती है कि ये सब कीवर्ड्स होते हैं ना, तो चेक करते हैं कि कौन है भाई। तो मेरी अब पता नहीं फोटो वोटो खींच ली उनने, बट ठीक है, अपन तो क्लियर है, क्लीन चिट है, तो उसमें डरने की बात नहीं। बट क्या होता है कि इस तरीके से जब कॉल वाल आने लगता है तो थोड़ा चिंता होने लगती है कि यार ये क्या है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा घबराहट होती है, एक तो अपना ऑनलाइन पूरा ये है काम है, तो कभी कोई हैक वैक ना कर ले, या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, अब क्या कर सकते हैं। तो चलो एनीवेज, अब मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। ये तो ऐसी ही बात कर ली अपन ने। और गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949, इसकी हम लोग अब चर्चा करते हैं, गुजरात निषेध अधिनियम 1949 की। तो देखिए गाइस, ये टॉपिक हमें न्यूज़ में इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट में जो है वो इस कानून को चैलेंज किया गया है, और लगभग 70 डिकेड्स के बाद, यानी कि 7 डिकेड के बाद, मतलब 70 सालों के बाद, और उससे ज़्यादा का टाइम हो गया है, और इसको जो है वो चैलेंज किया गया। पहले ये बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के नाम से जाना जाता था। तो इसी के बारे में हम लोग थोड़ी सी अभी चर्चा करने वाले हैं कि ये गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट जो है 1949 का, वो क्या होता है, या मतलब क्या है ये। तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था बॉम्बे प्रोविंस में, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 के तहत। अब आप बोलोगे सर इंट्रोड्यूस किया बॉम्बे में और है गुजरात का, क्या कहानी समझ में नहीं आ रही। तो गाइस आपको बता दें कि पहले गुजरात और बॉम्बे एक ही हुआ करते थे, राइट, पहले, राइट। फिर बॉम्बे का जो बॉम्बे स्टेट जो है ना, उसको डिवाइड किया गया स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में और स्टेट ऑफ गुजरात में 1960 में। तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1960 में ये डिवाइड हुआ है, राइट। तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए पहले से बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के नाम से जाना जाता था, फिर बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसको नाम जो है वो बाद में जाकर रख दिया गया गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949। तो ये क्लैरिटी एक तो आप अच्छे से रखो। और दूसरी क्या है, प्रोहिबिशन। अब गुजरात में क्या अलाउड नहीं है, तो इसके बारे में सभी को पता है, वहां पर शराब अलाउड नहीं है। तो गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट जो है ये शराब से रिलेटेड है या इंटॉक्सिकेंट से रिलेटेड है, क्योंकि गुजरात में बैंड है, गुजरात में शराब वगैरह अलाउड नहीं है, राइट। बट अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपको मिल सकती है, वो कुछ लाइसेंस वगैरह दिखाकर होता है, उसमें कुछ हम लोग को देखने को मिलता है। एक बार मैं अपने छोटे भाई के शो के लिए गया हुआ था, तब वहां पर लोगों ने बताया था कि आप बाहर से आए हुए हैं तो आपकी आईडी के थ्रू जो है वो मिल जाती है शराब, तो ऐसा बोलते हैं। चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं।
और यहाँ पर यही है कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स जो है या नार्कोटिक्स जो है वो उसको टोटल पूरी तरह से जो है वो गुजरात के अंदर प्रोहिबिट किया हुआ है। आपको गुजरात में शराब नहीं मिलेगी। गुजरात में अगर जिन लोगों को शराब पीनी होती है वो दमन एंड दीव की तरफ जो है वो देखने लगते हैं, राइट, वहां पर मूव करते हैं। और बताया जा रहा है कि ये एक्ट जो है गाइस ये क्या प्रमोट करता है कि एल्कोहल प्रोहिबिशन को और इन्फोर्स करता है कि शराबबंदी को एक तो बढ़ावा देता है, शराब को बढ़ावा नहीं, शराबबंदी को, कि शराब का सेवन नहीं करना है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है और इस कानून को लागू करने का इसका काम हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। बॉम्बे स्टेट के अंदर, अब बॉम्बे स्टेट किस समय का है? उस समय का है जिस समय महाराष्ट्र और बॉम्बे जो है यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात जो है वो एक हुआ करते थे बॉम्बे स्टेट में। फिर बाद में आकर 1960 में ये अलग हो गए। तो ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताओ गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो कब अलग हुए? तो 1960 आपको पता होना चाहिए, राइट। फिर गुजरात ने फिर बाद में जाकर अडॉप्ट किया प्रोहिबिशन पॉलिसी 1960 में और फिर उसे और भी रिजिडिटी के साथ जो है वो लागू किया। फिर 2011 में इन्होंने सोचा कि अरे यार ये बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट है, अब इससे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इससे अच्छा इसका नाम चेंज कर दो, गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट कर दो। तो ये हुआ 2011 में इसका नाम चेंज। और शराब के निषेध यानी शराब को बैन करने के संबंध में पहला संकेत ये हम लोग को बॉम्बे आबकारी अधिनियम देखने को मिलता है। बॉम्बे आबकारी अधिनियम 1878 का हमें देखने को मिलता है, जो कि शराबबंदी से रिलेटेड है, शराब को बैन करने से रिलेटेड हमें देखने को मिलता है, सबसे पहला संकेत। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहली बार जो है वो बॉम्बे स्टेट में, सबसे पहली बार बॉम्बे स्टेट में जो है वो शराबबंदी को लागू किया गया था, तो एक तरह से ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि यहां पर भी हम लोग को बॉम्बे आबकारी अधिनियम देखने को मिल रहा है। बट अगर क्लियर कट ऐसा आ जाए संदेश की सबसे पहली बार गुजरात के अंदर या फिर बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट हमें देखने को मिला था जिसने शराबबंदी को प्रमोट किया था, राइट, यानी कि शराब को बैन किया था, शराब के सेवन को बैन किया था, उसके उपयोग को बैन किया था, उसके बिक्री को बैन किया था, ऐसा कुछ आ जाए तो वो स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि उससे पहले 1878 में ही हमें देखने को मिला था कि बॉम्बे आबकारी एक्ट आया था। क्योंकि ये बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट जो हमें देखने को मिलता है वो 1949 का है, तो मतलब कि काफी लंबे पुराने पहले ही जो है वो ये बॉम्बे आबकारी हम लोग को अधिनियम देखने को मिला था 1878 का, जो कि पहला संकेत बताया जाता है शराबबंदी का, राइट। ये एक्ट किसके ऊपर काम करता है गाइस? तो ये इंटॉक्सिकेंट्स के ऊपर ड्यूटी लगा देता है, टैक्स लगा देता है, हाई टैक्स लगा देता है, और इसे फिर बाद में आकर 1939 और 1947 में अमेंड भी किया गया था, राइट। और इसको कड़ा करने के लिए, स्ट्रिक्ट तरीके से लिकर के उपयोग को कम करने के लिए। और इस कानून के पीछे का तर्क हम लोग को क्या देखने को मिलता है? तो राज्य सरकार, तो यहां पर गुजरात राज्य सरकार की बात हो रही है, तो गुजरात राज्य सरकार के अकॉर्डिंग ये महात्मा गांधी के आदर्शों और सिद्धांतों का पालन करने हेतु लाया गया है, जिसमें लिकर को का सेवन करना, राइट, यानी कि ड्रिंक करना लिकर को, उसको खत्म करना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, इरेडिकेट करना मेन ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है आपको यहां तक बात है? किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब देखो इस अधिनियम को किस प्रकार लागू किया जाता है। तो अधिनियम के तहत शराब खरीदने, अपने पास रखने, मतलब कि आप शराब खरीदोगे नहीं, ये तो बात पक्की है, इवन अपने पास आप रख भी नहीं सकते हो, और उसका सेवन नहीं कर सकते हो, उपभोग नहीं कर सकते हो, या उसको किसी को डिलीवर नहीं कर सकते हो, राइट। और इसके अलावा परमिट लेना अनिवार्य होता है, राइट। अगर आपको डिलीवरी करनी है तो उसके लिए परमिट वगैरह आपको लेना पड़ता है। अगर आपके पास परमिट है तो फिर अलाउड होगा, वरना अलाउड नहीं है, ना सेवन करना ना अपने पास रखना। परमिशन होगी तो फिर रख सकते हो। और इस अधिनियम में पुलिस को किसी व्यक्ति के लिए बिना परमिट के शराब खरीदने, पीने या परोसने का मतलब किसी को देने, सर्व करने पर गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस के पास शक्ति है, पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। एक तरह से देखो गुजरात के अंदर हम लोग को क्राइम रेट भी जो है वो कम देखने को मिलता है। उसकी वजह कहीं ना कहीं ये भी है शराब, क्योंकि मैं खुद अभी जब मैंने बताया था ना आपको, अपने भाई के साथ गया था मैं एक शो में, तब उस समय अहमदाबाद गया था मैं, तो उस समय वो जो ऑटो वाले हैं ना, मैं अक्सर क्या होता है कई बार, जैसे कि ऑटो हो गए, टैक्सी वाले हो गए, इनके साथ मैं कई बार बात करते रहता हूँ, क्योंकि उनको अच्छा नॉलेज रहता है सिटी के बारे में। तो मैं बहुत सारी चीजें, आपका भी होगा ऐसा, आप भी करते होगे, और करना चाहिए वैसे तो, क्योंकि वही सबसे ऐसे होते हैं कि जो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो मैं पूछता रहता था कि यार मतलब, क्योंकि बहुत लंबा लंबे हम लोग को डिस्टेंस तक जाना रहता था, 20-20, 30-30 किलोमीटर, क्योंकि उसका जो शो था वो बाहर था, आउटर पे था, तो हम लोग को बहुत बार ट्रैवल करना पड़ता था। तो मैं उन लोग से पूछता रहता था कि क्या है आपके यहाँ पर, तो बताते थे वो कि हमारे यहाँ तो सर कोई क्राइम व्राइम कुछ नहीं होता, बहुत सेफ है, राइट, क्योंकि यहाँ पे शराब ही नहीं है। और पर फिर भी कुछ लोगों ने ये भी बताया था कि सर इलीगल सब मिल जाती है, इलीगल आपकी पहुंच है, व्यवस्था है, तो फिर आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बता रहे थे कि आप तो टूरिस्ट हो, आपको तो वैसे भी परमिट मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो वाली चीज है। तो ये मतलब कि मैं भी जानकारी लेता हूँ ना, हमें पता है कि यार गुजरात एक ऐसी स्टेट है, लिकर फ्री स्टेट हम लोग को देखने को मिलती है, ड्राई स्टेट जिसे हम लोग बोलते हैं कि ड्राई स्टेट है वो, राइट। तो ऐसा जानकारी लेते रहना चाहिए। तो मैंने भी पूछा था तो उन्होंने ये बताया था कि शराब नहीं है तो क्राइम का रेट भी कम है काफी, राइट, और लड़कियां वगैरह बच्चियां वगैरह सेफ रहती हैं। तो गिरफ्तार करने की शक्ति किसको है? पुलिस को। अगर कोई व्यक्ति शराब पीता हुआ पकड़ा गया बिना परमिशन के, या फिर उसके पास शराब रखी भी हुई है, तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा यहां पर बताई जाती है। तो ये वाली चीज इसके अंदर मेंशन है जिसकी आपको एक जानकारी होनी चाहिए, राइट। और देखिए, स्टेट के बाहर के जो टूरिस्ट हैं, पर्यटक जो हैं, उनको स्वास्थ्य परमिट, हेल्थ परमिट और टेम्पररी बेसिस पर अस्थाई परमिट जो है वो प्रदान किया जाता है, राइट। और कहा यह भी जाता है कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 जो है उसके तहत समानता का जो अधिकार, राइट टू इक्वलिटी जो है, उसका उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि आप जो है वो टूरिस्ट को दे रहे हो, वहां पे स्टेट में रहने वाले लोगों को नहीं दे रहे हो, तो ये तो गलत बात है, राइट। तो कहते हैं कि ये जो है वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहा है। ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर बंद करना है तो सभी के लिए बंद कर दो, राइट, बट इस तरीके से भेदभाव मत करो, इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। अब ये वाला जो तर्क है इससे मैं सहमत नहीं हूं, और आप लोग जिन्होंने पॉलिटी की क्लास ली होगी आपको भी क्लियर पता लग गया होगा। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, 1 2 3 4 5, सिर्फ इन 5 ग्राउंड के आधार पर ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, दूसरे ग्राउंड के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। तो यहां पर डिस्क्रिमिनेशन शराब के सेवन के लिए किया जा रहा है। तो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 का कहीं से कहीं तक उल्लंघन नहीं है। मैं बिल्कुल अपोज करता हूं इस आर्टिकल को, राइट, इस आर्टिकल के इस पॉइंट को, या फिर जो भी ये तर्क देते हैं कि आर्टिकल 14 का जो है, अनुच्छेद 14 का जो है ये उल्लंघन है। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से, आपने अगर पॉलिटी की क्लास ली होगी तो मैंने बहुत अच्छे से इस चीज के बारे में डिटेल में आपको समझाया हुआ है, एक एक पॉइंट। और यही चीज होती है इसकी, कई बार क्या होता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है आर्टिकल्स वगैरह में, हो सकता है कि कई बार जैसे कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उससे आपको आइडिया लग जाता है कि आपने उस चीज को गहन तरीके से पढ़ा है। अभी मैंने आपको 5 ग्राउंड के बारे में पढ़ाया था। जो जिन स्टूडेंट ने पॉलिटी की क्लास नहीं ज्वाइन करी है जरूर ज्वाइन करो, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है वो, राइट। एनवायरमेंट की क्लास भी है हमारी, पूरी चीज डिटेल में आपको पढ़ाई जाती है गाइस। और कोई बात नहीं, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है या फिर आप लक्ष्मीकांत के ऊपर कमांड बनाते हो तो ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर कमांड बनाना जरूरी है। लक्ष्मीकांत में क्लियरली लिखा है ओनली इन 5 ग्राउंड्स की बात करिए, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 ग्राउंड्स के बाहर और बकायदा ये सेंटेंस भी लिखा है कि इन 5 ग्राउंड के बाहर टोटली अलाउड है डिस्क्रिमिनेशन, राइट। इस ग्राउंड के बाहर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि ये तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पर जो ग्राउंड जो है वो लिकर का है, राइट, सेवन का है। अब सेवन तो इसमें आ ही नहीं रहा, राइट, लिकर का सेवन करने से रोकने की जो बात हो रही है तो उसमें आ ही नहीं रहा, राइट, इन 5 ग्राउंड के तहत है ही नहीं है। तो ये वाली चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिल रही है। और स्टेट के पास आपको पता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो हम लोग को कुछ को छोड़कर, जैसे कि आर्टिकल 20, 21 की अगर हम बात करें तो वो थोड़े से हम लोग को बेसिक स्ट्रक्चर की कैटेगरी में प्रॉपरली आ जाते हैं, देखने को मिलता है। बट जो मेनली जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, पार्लियामेंट के पास उन्हें अमेंड करने की पावर है। और एब्सोल्यूट राइट 100% राइट नहीं है, सरकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाती है। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की कैटेगरी में आ गया है, राइट। तो ये क्लियरिटी रखो आप, और ये वाली क्लियरिटी हर एक, जैसे आप ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हो, कल को आप ब्यूरोक्रेट भी बनोगे तो यही सब चीजें आपको फायदा देंगी, राइट। तो ऐसी क्लियरिटी रखनी है, इस तरीके से आपको पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से डेवलप करनी है। और निम्नलिखित तर्कों से संकेत मिलता है कि इस तरह का जो बैन है, प्रतिबंध जो है वो समय की आवश्यकता थी और अभी भी है। और संविधान सभी राज्य सरकारों पर शराब के सेवन को कम से कम नियंत्रित करने, यदि नहीं तो कम करने की जिम्मेदारी रखता है। और ये आर्टिकल 47 में क्लियरली मेंशन्ड है कि स्टेट को क्या करना है। स्टेट गवर्नमेंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अगर बैन नहीं कर रही है, पूरी तरह से बंद नहीं कर रही, तो कम से कम जो है वो अलाउ करे, यानी कि धीरे धीरे करके कम करे, राइट, लिकर वगैरह के कंजम्पशन को, अल्कोहल के कंजम्पशन को, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और स्ट्रिक्ट स्टेट रेगुलेशन जो है वो किस लिए लाया जाता है कि इस प्रकार से जो भारी मात्रा में जो कंजम्पशन होता है ना अल्कोहल का, तो उसको डिस्करेज करने के लिए लाया जाता है। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इसके कारण क्राइम वगैरह हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। और क्राइम नहीं भी तो एक्सीडेंट्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, लोग की जान चली जाती है। जिसने खुद शराब पी है भले ही वो बच जाए, बट वो अगर किसी को ठोक देगा गाड़ी से तो दूसरे की जान चली जाएगी ना। तो ये तो लोगों के लिए खतरा वाली बात हो गई। अब और इसमें बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है। जैसे कि आपको पता है इसकी शराब पारिवारिक संसाधनों और भंडार को नष्ट कर देती है। एक घर में अगर कोई शराबी है ना, तो वो घर के पूरे रुपये पैसों को खर्च कर देता है, बेच बाच देता है। उसमें हमें ये भी कई बार देखने को मिलता है, जैसे कि हमारे घर में हेल्पर आती है,
मतलब वो बर्तन धोने के लिए, डिश वॉश करने के लिए। तो वो जो हेल्पर आती हैं उन्होंने बताया हुआ है कि उनके जो हस्बैंड है, मतलब बता रही थी, मम्मी के साथ डिस्कस करी तो मम्मी ने मुझे बताया था कि उनके हस्बैंड जो है वो बहुत शराब पीते हैं और कुछ नहीं करते, सिर्फ शराब पीना, जुआ खेलना और इनको काम पे इस प्रकार से लगा रहे हैं। तो देखो कितनी गलत बात है यार ये। और इस तरीके के घटिया लोग, तो मैं तो चाहता हूँ कि सर्वाइवल रहना ही नहीं चाहिए इन लोग का। क्यों पता नहीं ऐसे इस टाइप के लोग क्यों रहते हैं भाई। चलो ठीक है यार, आपको शौक है शराब पीने का, खुद कमाओ, अपने परिवार, पहली बात तो ऐसे लोगों को कभी शादी करनी नहीं चाहिए। एक तो शादी करके बेचारे किसी और को फंसा देते हैं, राइट, किसी और की जिंदगी खराब कर लेते हैं। भाई तुम्हें शराब पीनी है, तुम पियो, तुम सड़ो, दूसरों को क्यों बर्बाद कर रहे हो यार। या पीना है तो खुद अपनी इतनी कुब्बत रखो यार, खुद पैसे कमाओ, इंडिपेंडेंट रहो, फिर पी लो। तो अब आप बोलोगे कि सर पीना ही क्यों। अब देखो मैं तो यही बोलूंगा कि पीना ही क्यों, बट अगर जिसको लगी है वो अपने खुद की हैसियत से करे ना। इस तरीके से अगर परेशान कर रहा है, घर में आकर बीवी बच्चों को मार रहा है, क्योंकि महिला और बच्चे इसमें सबसे ज्यादा पीड़ित हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, सबसे ज्यादा इसके शिकार हम लोग को देखने को मिलते हैं। मार रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो कितनी घटिया बात है। और ऐसे घटिया लोग तो मुझे बिल्कुल कतई पसंद नहीं है। चलो आगे की बात करते हैं। सामाजिक कलंक, ये सामाजिक कलंक अभी भी शराब के सेवन से जुड़ा हुआ है। जैसे ही कोई होता है ना, जैसे आपका कोई फ्रेंड है शराबी होगा, आपकी मम्मी बोलेगी उसके साथ बिल्कुल मत घुमा करो, सही लड़का नहीं है वो, राइट, तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। तो वही होता है ना कि आप भले ही शराब के ठेके में क्यों ना खड़े हो, और आप जैसे आप शराब क्यों ना पीते हो, बट आप अगर शराब के ठेके में खड़े हुए मिल गए तो वहीं आपकी छवि खराब हो जाएगी। आपके पापा ने आपको देख लिया शराब के, या आपके पापा के फ्रेंड ने देख लिया आपको शराब के ठेके के आसपास, भले ही आप जो है वहां पर किसी पर्पस के लिए गए होगे, XYZ, अपने दोस्त के लिए लेने गए होगे, आप खुद नहीं पीते हो, बट आपका नाम खराब हो जाएगा, आप बदनाम हो जाएगा कॉलोनी के अंदर, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और वल्नरेबल पर्सन ईदर बिकॉज ऑफ एज की वजह से भी और पीयर प्रेशर की वजह से भी, ये भी बहुत होता है। अबे यार तू तो कॉलेज में आ गया, अभी भी शराब नहीं पीता है, बच्चा है क्या। तो इस तरीके से लोग प्रेशर क्रिएट करते हैं, उकसाते हैं। ऐसे उकसाने में कभी नहीं आना चाहिए। नहीं पीते मतलब नहीं पीते, राइट। अगर नहीं पीना तो मजाल है कि कोई आपको पिला दे, और आपको अगर कोई इस तरीके से प्रेशर डाल के पिला रहा है, तो आप जो गवर्नमेंट सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हो, तो फिर कल को आपके हाथ में कोई भी पैसा रख के कुछ भी काम करा देगा, प्रेशर क्रिएट करके कुछ भी काम करा देगा। तो वो नहीं करना आपको। तो आप जो तैयारी करो, आपको तो बिल्कुल इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि मैं अपने जो डिसीजन है उससे हिलने नहीं वाला, या हिलने नहीं वाली, चाहे तो कुछ कर ले, राइट। तो ये चीज, इस प्रकार का जज्बा होना बहुत जरूरी है। चलो एनीवेज, बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा कर ली हमने। अब आगे की चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में जो है वो कवर करने वाले, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसेंटली एक प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। ये स्कीम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी 25 जून 2015 को, राइट। देखो अब ध्यान से सुनो, आपको यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट आता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन के द्वारा किया गया था। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, मिशन मोड के फॉर्म में, राइट। इसमें हमें देखने को मिलता है एक प्रोविजन की 2022 तक, याद रखना 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल का एक प्रोविजन है, यानी कि सभी के लिए जो है वो घर होना चाहिए। अब 2022 को ही क्यों चुना गया, क्योंकि इस समय हम लोग 75 साल जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं अपने इंडिपेंडेंस के। हमारे इंडिपेंडेंस को, हमारी आजादी को 75 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे 2022 को। और क्या आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि हमारे 2022 को लेकर और भी क्या क्या प्लान है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि किसान की इनकम को डबल करना, उसके अलावा और क्या है बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स में। एटलीस्ट मुझे 4 से 5 तो कोशिश करो बताने की, अगर नहीं तो एटलीस्ट 3 से 4 तो जरूर बताना, राइट। तो क्योंकि ये आपको पता होनी चाहिए, अगर आप मेंस में लिख रहे हो तो आपको उसका आइडिया होना चाहिए। चलो आगे की बात करते हैं। मिशन का मेन फोकस क्या है कि गरीबों, जो अर्बन एरियाज में, शहरी एरिया में रहने वाले जो गरीब हैं, स्लम ड्वेलर्स हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो उनको जो है वो हाउस प्रोवाइड कराना, घर प्रोवाइड कराना, राइट। स्लम रिहैबिलिटेशन का इसका काम होता है। जो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, राइट, तो उनको जो है वो प्रॉपर घर जो है वो प्रोवाइड किया जाए, जहां पर वो रह सकें झुग्गी झोपड़ी की जगह, राइट। और इसमें प्राइवेट डेवलपर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। वो जमीन का उपयोग किया जाता है एज अ रिसोर्स के द्वारा, राइट। फिर वहां पर कंस्ट्रक्शन हम लोग को देखने को मिलता है। और कई जगह पे तो, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो गरीबों को जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं उनको बकायदा फ्लैट भी प्रोवाइड किया हुआ है अभी, राइट, मध्य प्रदेश सरकार ने। ऐसे ही अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपकी स्टेट में इस प्रकार का कोई जो होगा रिहैबिलिटेशन स्कीम वगैरह होगी, तो जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर उसको लिखकर बताइएगा। क्योंकि क्या होता है गाइस कि भले ही आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बट जब आप पर्सनालिटी टेस्ट देने जाते हो ना, मतलब इंटरव्यू जब आपका होता है आपकी फाइनल स्टेज सिलेक्शन के लिए, तो
इसमें जो है वो आपके स्टेट से रिलेटेड कई बार चीजें पूछ ली जाती है। तो बताओ जरा आपके स्टेट में कोई स्कीम जो है क्या इस प्रकार की, मतलब कंस्ट्रक्शन करने की, हाउसेज वगैरह बनाने, डेफिनेटली होगी। तो आप थोड़ा सा सर्च करो और उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट किया जाता है कि सस्ते रेट में लोगों को लोन मिल जाए, राइट, घर वगैरह जो है वो जिससे वो बना सकें, राइट। और अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप के साथ की जा रही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है गाइस ये टेक्नोलॉजीज कई बार लेकर आ जाता है, राइट। कई बार टेक्नोलॉजीज आ जाती है कि कैसे सस्ते रेट में जो है वो घर बनाए जा सके, कंस्ट्रक्शन सस्ते रेट में हो जाए, जिससे कि जो घर खरीद रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा लोड ना आए, राइट। इसके अलावा सब्सिडी भी दी जाती है घर को बनाने के लिए, क्रेडिट लिंक सब्सिडी भी दी जाती है। कई बार हम लोग को ये देखने को मिलता है, इंटरेस्ट सबवेंशन देखने को मिलता है। कई बार जो लोन लिया जाता है ना, तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट आता है तो उसमें सरकार जो है वो क्या करती है, उनके इंटरेस्ट को कम कर देती है, यानी कि सब्सिडी दे देती है इंटरेस्ट के ऊपर। तो ये सब चीजें भी हमें देखने को मिलती है। और क्रेडिट लिंक सब्सिडी जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पर इंप्लीमेंट की गई है। और जो 3 और दूसरे कंपोनेंट जो अभी मैंने आपको बताए, तो वो हम लोग को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पर देखने को मिलते हैं। तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब एक और बहुत बेहतरीन चीज, इसमें हम लोग को वुमेन एम्पावरमेंट की चीज देखने को मिलती है, महिला सशक्तिकरण की भी एक चीज है। वो क्या है, तो जो भी घर बनेंगे इस स्कीम के तहत, तो उस घर जो होगा वो किसके नाम पर अलॉट किया जाएगा, नाम या फिर जॉइंट नेम के तौर पर अलॉट किया जाएगा। उसमें नाम घर के, यानी कि उस फैमिली के जो है वो अडल्ट फीमेल मेंबर जो होंगी तो उनका नाम होगा। भले ही आप मेल और फीमेल हस्बैंड वाइफ दोनों का नाम लिख सकते हो, बट एक फीमेल का नाम तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है उस घर के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो देखो महिला सशक्तिकरण वाली चीज भी इसके अंदर आ गई है। तो ये वाला क्लॉज भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। घरों में टॉयलेट बनाना मैंडेटरी है सभी घरों के अंदर, राइट। पानी की सुविधा होना मैंडेटरी है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना मैंडेटरी है। जब घर बना के दिए जाएंगे तो ये पूरी फैसिलिटी भी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ प्रेफरेंसेस देने की बात की जा रही है पर्सन विद डिसेबिलिटी को, दिव्यांगजन पर्सन को, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को, माइनॉरिटी को और ट्रांसजेंडर को। देखो ट्रांसजेंडर भी इसके अंदर शामिल है, ये वाली चीज भी याद रखिएगा, राइट। तो इनको जो है वो प्रेफरेंसेस दी जाएंगी। तो अचीवमेंट इसका क्या देखने को मिला है, तो आप कह सकते हैं कि लगभग 1.25 करोड़ घर जो है वो बनाए गए हैं। बाकी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाली चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक बातें, आगे बढ़े। अब देखिए यहां पर बात हो रही है इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने रिलीज करी है एक लिस्ट इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की, 2020 की। ये अवार्ड जो है गाइस अनाउंस किया गया क्योंकि 6 साल कंप्लीट हो गए 3 इनिशिएटिव को, स्मार्ट सिटी मिशन को, अमृत को, अटल मिशन फॉर अर्बन रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को, और जिसके बारे में हमने चर्चा करी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को। तो इनको 6 ईयर जो है वो इन स्कीम को कंप्लीट हो गए। तो अब किस किस स्टेट में क्या परफॉर्मेंस रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अवार्ड जारी किए गए हैं स्टेट्स को, राइट। तो वेरियस स्टेट्स का क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो उत्तर प्रदेश टॉप पर आया है सभी राज्यों में। तो उत्तर प्रदेश से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं जरा क्लैप कर दो एक बार अच्छे से कि आपकी स्टेट ने टॉप किया है। उसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश और तमिलनाडु आए हैं। तो सेकंड पे मध्य प्रदेश, थर्ड पर तमिलनाडु हमें देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश की जो इंदौर सिटी है और गुजरात की सूरत जो हमें देखने को मिली है, इन्हें ओवरऑल डेवलपमेंट में, सिटीज के मामले में ओवरऑल डेवलपमेंट में सबसे टॉप पर ये हम लोग को नजर आई है, राइट। और इसके अलावा अहमदाबाद की बात करें तो स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड अहमदाबाद को मिला है। चंडीगढ़ को अवार्ड मिला है यूनियन टेरिटरी के मामले में सबसे टॉप पर। इंदौर को इनोवेटिव आइडिया का अवार्ड जो है वो प्राप्त हुआ है। तो ये वाली चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है। अब इसके अंदर कौन से पैरामीटर्स का उपयोग किया गया है इस रैंक को देने में, यानी इस अवार्ड देने के लिए, तो काफी सारे, जैसे कि सामाजिक पहलू, राइट। हम लोग को सोशल एस्पेक्ट्स देखने को मिल रहा है, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस आप कह सकते हो, संस्कृति, राइट, कल्चर, शहरी पर्यावरण, अर्बन एनवायरनमेंट कैसा है, और अर्बन एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, तो वो भी देखा गया। स्वच्छता वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अर्थव्यवस्था, वहां की इकोनॉमी को भी ध्यान में रखा गया। पानी, राइट, तो उसको भी बहुत, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पानी। इसके अलावा शहरी परिवहन, तो मोबिलिटी जो होती है, अर्बन मोबिलिटी या ट्रांसपोर्टेशन, तो जिन सिटीज में ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है, देखा गया किस टाइप की अवेलेबल है, कितने लोगों को मिल रही है, उससे बेनिफिट लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो उसको देखने के बाद ये रैंकिंग ऑफर की गई। और अभी देखो ये वाला जो साल है ये पेंडेमिक का भी हम लोग को देखने को मिला, तो इसमें और कुछ पैरामीटर्स भी ऐड किया गया। सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल ऑफ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर देखने को मिला और इनोवेशन का देखने को मिला, राइट, कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए, कि कोविड-19 मैनेजमेंट में वो सिटी जो है वो क्या
काम कर रही है, किस प्रकार से उसने कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए व्यवस्था कर रखी है, तो ये सब चीजें देखी गई और फिर सिटीज को जो है वो रैंक ऑफर करके अवार्ड दिया गया। तो ये वाली चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है। अब स्मार्ट सिटीज मिशन की बात करें गाइस, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मार्ट सिटी मिशन को 2015 में लॉन्च किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इंटीग्रेट सिटी फंक्शन, यानी कि सिटीज के जितने भी फंक्शन हैं सबको इंटीग्रेट करना, एक साथ जो है वो लेकर आना, यूटिलाइज करना स्कार्स रिसोर्सेज को, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो किसी काम के नहीं बचे हैं या फिर बहुत कम है कुछ रिसोर्सेज, तो उसको एफिशिएंट तरीके से जो है वो उपयोग करना, राइट। इंप्रूव करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंप्रूव करना सिटीजन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को, यानी कि उस सिटी के अंदर जो सिटीजन्स रह रहे हैं तो वो कितनी अच्छी लाइफ जो है वो जी पा रहे हैं, कितनी अच्छी फैसिलिटीज उनको मिल पा रही है, तो उसको मेनली देखा जाता है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अंदर 4 पिलर्स हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, राइट। इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि गवर्नेंस की सरकारी सेवा जो है वो लोगों को टाइम पर मिले, उसको भी देखा जाता है। और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखे जाते हैं, राइट। तो ये चीज इसकी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और इसी के साथ ही हमारा पेपर 2 के टॉपिक्स फिनिश होते हैं। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो आप, ये आपको चिपकली दिखाई दे रही है, चिपकली है, राइट, बड़ी सी बंगाल मॉनिटर लिजार्ड, ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो बंगाल मॉनिटर या फिर कॉमन इंडियन मॉनिटर एक लिजार्ड है, बहुत बड़ा लिजार्ड है, बहुत बड़ी चिपकली है हम लोग को देखने को मिल रही है, चिपकली। और इसका जो साइंटिफिक नेम है ये है वेरेनस बैंगैलेंसिस, वेरेनस बैंगैलेंसिस। कभी कभी क्या होता है कि साइंटिफिक नेम भी पूछ लिए जाते हैं, तो स्पेशली पीएससी में, स्टेट सिविल सर्विसेज में, तो इसके बारे में भी एक आइडिया रखना। और देखिए ये जो लिजार्ड जो हम लोग को देखने को मिल रहा है मॉनिटर्स, तो ये कार्निवोरस है, मांस वगैरह खाते हैं और ये नॉन पॉइजनस है, यानी कि इसको काटने से जहर वगैरह जो है वो नहीं लगता है। इसके अलावा इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके शेड्यूल 1 में हमने इसे रखा हुआ है, मतलब कि हाईली प्रोटेक्टेड ये स्पीसीज हम लोग को देखने को मिलती है, मॉनिटर लिजार्ड। और इसका शिकार भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इनके मांस के लिए, इनके खून के लिए और तेल बनाने के लिए इनका जो है वो शिकार होता है। इसे IUCN की रेड लिस्ट के अंदर जो है वो लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में शामिल किया गया है, बट हम लोगों ने इसको जो है वो बिल्कुल टॉप पर रखा हुआ है क्योंकि इसका शिकार हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता है। अब आगे की बात करते हैं, ड्रैगन मैन की बात करें। अब एक नई चीज आ गई है, अब ड्रैगन जहां पर भी होगा तो ड्रैगन कौन है? चाइना हम लोग को ड्रैगन देखने को मिलता है, राइट। तो इससे आप थोड़ा सा याद रखना। तो ये ड्रैगन मैन की बात कर रहे हैं, चाइना से रिसर्चर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, उन्होंने कहा है कि उनको एक एंशिएंट ह्यूमन स्कल मिला है, राइट, प्राचीन मानव खोपड़ी उन्हें मिली है। और कहा जा रहा है कि ये खोपड़ी जो है वो नॉर्मली जो पहले के जमाने में जो मानव हुआ करते थे, राइट, प्राचीन में एंशिएंट टाइम पे जो ह्यूमन हुआ करते थे उनसे काफी अलग है, तो अलग टाइप के हैं। ये नई प्रजाति ह्यूमंस की बताई जा रही है, पूरी तरह से नई प्रजाति है मनुष्यों की। तो ऐसा चाइना का क्लेम ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि ये ड्रैगन मैन जो है वो भी रिसेंटली न्यूज में था, क्या है ये? तो चाइना को मिली है खोपड़ी एंशिएंट पीरियड की। ये खोपड़ी जो है गाइस ये नॉर्थ ईस्ट हर्बन सिटी देखने को मिलती है चाइना के अंदर, वहां पर पाई गई। अब बताया जा रहा है कि इसका नाम जो रखा गया है वो ड्रैगन मैन या फिर होमोलोंगी भी इसका नाम रखा गया है, होमोलोंगी, राइट। और ये नाम जो रखा गया है ये लॉन्ग जियांग या फिर ड्रैगन नदी के नाम पर रखा गया है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ड्रैगन नदी कहां पर है? तो चाइना के अंदर है, ड्रैगन से आप उसको रिलेट कर लेंगे और इसी जिस सिटी पर ये स्कल मिला है, राइट, तो ये हार्बन सिटी है और उसी के पास से ये नदी जो है वो बहती है। और बताया जा रहा है कि ये स्कल जो है वो लगभग 1,40,000 साल से ज्यादा पुराना बताया जा रहा है, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछता हूं, ये जो पुराने टाइम के जो फॉसिल्स होते हैं ना, ये फॉसिल्स ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इनको स्टडी करने के लिए किस मेथड का उपयोग किया जाता है? जरा बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। जैसे कि रिसर्चर जो है ये अगर पता लगा रहे हैं कि ये खोपड़ी जो है वो कितनी पुरानी है, तो कैसे लगाएंगे वो, मतलब क्या टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, बताओ जरा। अगर नहीं पता है तो आज सर्च करके बताना। अब देखिए, इंडिया के अंदर बड़ी प्रॉब्लम जारी है बैन करने में सिंगल यूज प्लास्टिक्स को, तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट हालांकि अभी प्लान कर रही है कि ये पूरी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक्स को जो है वो कंप्लीटली एलिमिनेट कर देगी, यानी कि उसके उपयोग को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा इंडिया के अंदर, सिंगल यूज प्लास्टिक्स का उपयोग। जैसे कि हम लोग जब शादी पार्टी में जाते हैं तो वो प्लास्टिक की हम लोग को वो चम्मच नहीं दिखाई देती, राइट, स्टॉल्स वगैरह में प्लास्टिक की चम्मच होती हैं और प्लास्टिक की प्लेट वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है। बोला जा रहा है कि सब इस तरीके के सिंगल यूज प्लास्टिक, यूज एंड थ्रो वाले जो मटेरियल होते हैं ना प्लास्टिक के, बैन कर दिए जाएंगे, राइट, इंडिया के अंदर कंप्लीटली। और चिंता वाली बात यह है गाइस कि इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, राइट। अब बैन करोगे तो फिर क्या यूज करोगे? तो इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो चिंता वाली बात है। अब जैसे थर्माकोल वगैरह भी जो है उसमें भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक्स हम लोग को कई बार देखने को मिल जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि अब ऐसा क्या लेकर आए
तो उसको उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर देखो पत्तल वगैरह हो सकते हैं। अब लकड़ी की चम्मच भी होती है ना, आइसक्रीम की चम्मच जो होती है वो लकड़ी की हम लोग को देखने को मिलती है, तो वो सब का इस्तेमाल किया जा सकता है ऑल्टरनेटिव के तौर पर। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि ऑल्टरनेटिव नहीं है, बट हाँ उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि अब लकड़ियां वगैरह कितनी काटोगे, आप कितने पेड़ों को काटोगे इस चीज के लिए, राइट। तो वो भी एक बड़ा इशू है, तो वो देखना पड़ेगा उसके लिए। बट यही एक बड़ा चैलेंज है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। और 2019 में गाइस यूनियन गवर्नमेंट जो है इसने मतलब टारगेट रखा था कि 2022 तक इंडिया के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक को कंप्लीटली बैन कर दिया जाएगा, यानी कि इंडिया जो है वो कंप्लीटली सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त हो जाएगा, राइट। यानी कि मुक्त करने के लिए इंडिया को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से, तो ये 2019 में जो है वो केंद्र सरकार ने प्लान किया था कि 2022 तक मुक्त कर दिया जाएगा। और ये मल्टी मिनिस्टेरियल प्लान हम लोग को देखने को मिला था, बनाया गया था, तैयार किया गया था। और गवर्नमेंट कमेटी जो है गाइस इसने आइडेंटिफाई किया है सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। और 3 स्टेजेस में ये बैन हमें देखने को मिलेगा। पहली कैटेगरी के अंदर किन किन आइटम्स को रखा जा रहा है, जो प्लास्टिक की जो चम्मचें होती हैं, स्टिक वगैरह जो होती हैं, बैलून्स में जो उपयोग में ली जाती है, आपने देखा होगा बलून में वो लगी रहती है, स्टिक लगी रहती है प्लास्टिक की। और जैसे हम लोग को ये स्ट्रॉ वगैरह देखने को मिलते हैं प्लास्टिक के, इसको बैन करने की बात की जा रही है। फ्लैग्स जो झंडे होते हैं ना, आप देखिएगा 15 अगस्त 26 जनवरी में जो झंडे बिकते हैं तो उसमें भी कि क्या प्लास्टिक हम लोग को देखने को मिलती है। कैंडी आइसक्रीम वगैरह में प्लास्टिक होती है, क्या कैंडी में होती है, यानी कि कैंडी मतलब वो होता है ना लॉलीपॉप वगैरह इस टाइप से। ईयरबड्स जो होते हैं, कान के जो बड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं तो उसमें प्लास्टिक होती है। थर्माकोल में भी हम लोग को देखने को मिलता है, डेकोरेशन के लिए प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। तो ये सब चीजें बताई जा रही है कि इसको बंद करना है, इसको बैन करना है। और फिर 2022 से बैन किया जाएगा प्लेट्स को, कप्स को, प्लास्टिक की ग्लासेस को, कटलरीज को, फोक्स हो गए, जैसे नाइफ हो गई, स्ट्रॉ हो गए, ट्रे हो गए, रैपिंग हो गई, पैकेजिंग फिल्म हो गई, जो कि मिठाई के डब्बे वगैरह पैक करने के लिए फिल्म्स का जो इस्तेमाल किया जाता है ना, पन्नी का, तो वाली बात यहाँ पर हो रही है। इन्विटेशन कार्ड हो गए, सिगरेट के पैकेट हो गए, स्टिरर्स हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि पानी में वो होता है ना, कि आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जो लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं तो उनके लिए ये इस प्रकार से मिलाने के लिए, या फिर कई बार जूस को मिलाने के लिए भी इस प्रकार का रखा जाता है कि मिलाने के लिए एक अलग से डंडी रखी जाती है, तो वही वाली बात है ये। इसके अलावा प्लास्टिक बैनर वगैरह हो गए जो कि 100 माइक्रोन की थिकनेस से भी कम है। तो ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान में जो रखना है, ये सब तो बात ठीक है, आपको ये याद रहेगा, 100 माइक्रोन रखना है याद, कि 100 माइक्रोन के थिकनेस से कम की जो प्लास्टिक होगी उसे बैन करने की यहाँ पर बात की जा रही है। तीसरी कैटेगरी के अंदर ये कहा गया कि 240 माइक्रोन थिकनेस से कम वाले जो नॉन वुवन बैग्स होते हैं, जो पन्नियां होती है ना, पॉलीथिन वाली पन्नी जो हमें देखने को मिलती है, वो अगर 240 माइक्रोन से कम के थिकनेस की है तो उसको बैन करने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि चुनौतियां क्या है। तो सबसे पहली चीज तो गाइस ये बिल्कुल भी इजी नहीं है जैसा सोच रहे हैं हम लोग बैन करना, राइट। और इंडिया के अंदर 26,000 के आसपास 26,000 टन, अब 26,000 टन की मैं बात कर रहा हूं तो ये साल का नहीं है, एक दिन का है। इंडिया में एक दिन में, पर डे में, राइट, हर दिन इंडिया में 26,000 टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है और 10,000 टन तो ऐसे ही इधर उधर पड़ा रहता है, उसे कलेक्ट ही नहीं किया जाता। तो ये बड़ा एक चैलेंज है। और यही सब चीजें जो है वो नदी में चली जाती हैं, ओशियन में चली जाती हैं, जमीन में जो है वो चली जाती हैं, जो कि पोल्यूशन करती हैं और दूसरी प्रजातियों को बहुत नुकसान होता है। देखो गाय बेचारी पन्नियां खा जाती हैं, अब आप देखो फिर उनको तकलीफ होती है, मर जाती हैं, वो बहुत सारे जानवर पन्नी खा के मर जाते हैं, राइट। तो ये सब चीजें हैं। अब देखिए करना क्या है, आज की डेट की आवश्यकता क्या होनी चाहिए। तो सरकार जो है गाइस इसे इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद जो है वो सही कदम उठाने चाहिए। प्लान जो है गाइस सोशल और इकोनॉमिक इंपैक्ट को ध्यान में रखते हुए लाना चाहिए और फिर इसे बैन जो है वो करना चाहिए सक्सेसफुली। और रिसाइकलिंग पॉलिसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ गया तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, और वो भी प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ। रिसाइकलिंग पॉलिसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। अब क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि हमने पहले भी पॉलिसी तो बनाई हुई है बट उसे इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, राइट। तो उसे इंप्लीमेंट करना जरूरी है। अब कहा जाता है कि रिसोर्सेज कम है तो टेक्नोलॉजी जो है वो लाई जाए, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो होनी चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से, और दूसरी कंट्री में जो टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जा रहा है रिसाइकलिंग पर्पस के लिए उसको अपनाया जाए, राइट। और एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजी बनाने की आज की डेट में सख्त आवश्यकता बताई जा रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। और ये वाला पेज जो है वो सॉरी रिपीट हो गया। अब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की गाइस यहाँ पर बात हो रही है, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज की यहाँ पर बात हो रही है। तो कॉर्पोरेट अफेयर्स जो मिनिस्ट्री हम लोग को देखने को मिलती है, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय जो हम लोग को देखने को मिलता है, इनके द्वारा लघु और माध्यम आकार की जो कंपनियां हैं, स्मॉल और मीडियम साइज जो कंपनी है, इनके लिए कारोबार और ऋण सीमा का विस्तार किया गया है, एक्सपेंड किया गया है टर्नओवर और बोरोइंग थ्रेश होल्ड को, ठीक है। तो ये चीज आप पहले तो ये ध्यान में रखो। अब कितना एक्सपेंड किया गया है, तो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बढ़ा दिया है टर्नओवर
की जो लिमिट है, मतलब टर्नओवर का जो थ्रेशहोल्ड, जो हम लोग को सीमा जो हम लोग को देखने को मिलती है स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज की, तो इसे 50 करोड़ से बढ़ाकर 250 करोड़ कर दिया गया है। और बोरोइंग की जो लिमिट है उसे 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया गया है। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। अब स्मॉल एंड मीडियम जो कंपनीज हमें देखने को मिलती हैं, जो छोटी फर्म जो हमें देखने को मिलती हैं, तो इनको भी परमिशन अब मिल जाएगी एग्जेम्पशन की, जो कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल 2021 का हमें देखने को मिलता है, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटीज रेगुलेटरी फाइलिंग्स की स्मॉलर फर्म्स के लिए रिड्यूस हो जाएंगे। अब देखो, पहले क्या होता था, पहले 50 करोड़ था, तो 50 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वाली जितनी भी कंपनीज होती थी ना, तो उनको जो है वो काफी, मतलब जो फाइलिंग वगैरह, एनुअल फाइलिंग वगैरह काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से करनी होती थी, राइट। जो कंपनी सेक्रेटरी वगैरह जो होती है, जैसे कि आपकी कोई फ्रेंड होंगी या दोस्त होंगे आपके जिन्होंने कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम दिया होगा, तो फिर उनका काम यही होता है कंपनीज लॉ वगैरह को जो है वो करना, ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास जो है फाइलिंग वगैरह, एनुअल फाइलिंग वगैरह जो है वो पहुंचाना। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, तो उसके लिए एक कंपनी सेक्रेटरी होना जरूरी है, सीए होना जरूरी है, राइट। तो वो सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। तो अब क्या होता है कि 50 करोड़ के टर्नओवर वाली, जो उससे ऊपर का जिनका टर्नओवर हो गया, तो छोटी फर्में जो होती थी उनको काफी प्रॉब्लम्स आती थी, राइट, रेगुलेटरी फाइलिंग्स में। तो अब इसको 250 करोड़ कर दिया गया, तो इसका मतलब है कि उनको अब आसानी हो जाएगी, यानी कि उनको ज्यादा कॉम्प्लेक्स फाइलिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी, सिंपल फाइलिंग उनकी हम लोग को देखने को मिलेगी, राइट। तो ये वाली चीजें सिंपल थी, उसमें ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, इसमें एग्जेम्पशंस जो है वो हम लोग को बैंक्स के लिए, मॉनेटरी एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए, इंश्योरेंस कवरेज फर्म्स के लिए और लिस्टेड फर्म्स जो होती हैं उनके लिए हमें देखने को मिलती है। उन्हें स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज के तौर पर लेबल नहीं किया जाता है। और ये फर्म जो होती है, कोई सी भी फर्म हो, राइट, तो वो अगर होल्डिंग फर्म है या सब्सिडरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कि हम देखते हैं ना कि एक कोई कंपनी है तो उसकी हम लोग को फ्रेंचाइजी वगैरह देखने को मिलती है, तो अलग अलग उसकी सब्सिडरी कंपनी जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो उन्हें भी स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज के तौर पर लेबल नहीं किया जाएगा। तो ये वाली चीज हम लोग को इसके अंदर एक देखने को मिल रही है। अब इससे होगा क्या गाइस, तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो प्रमोट होगा, राइट, फर्म्स के लिए, कंपनीज के लिए, और भी काफी सारी कंपनीज स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज की डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगी, क्योंकि 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर काफी बड़ा होता है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। अब देखो, एग्जेम्पशन जो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज के लिए जो अवेलेबल है, छोटी और मझौली कंपनी जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उनके लिए जो उपलब्ध छूटें हैं वो क्या है, तो फुली एग्जेम्प्ट कर दी गई हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को फाइल अब इन्हें नहीं करना पड़ेगा कि कैश फ्लो का क्या स्टेटमेंट है इनका, तो उसे फाइल नहीं करना होगा। और इन्हें बताया जा रहा है कि सेगमेंट जो है इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, यानी कि अलग अलग सेगमेंट्स जो मांगे जाते हैं वो उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, राइट। आप सीए वगैरह की तैयारी नहीं कर रहे हो, राइट, ना कंपनी लॉ की तैयारी कर रहे हो, आपको एक जनरल जानकारी होनी चाहिए। तो आपको सिंपल बेसिक चीज ये पता होनी चाहिए कि जो एनुअल फाइलिंग जो होती है ना, जो कि बड़ी कंपनीज में बहुत सारे स्टेटमेंट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, तो अब स्मॉल फर्म से नहीं मांगे जाएंगे, क्योंकि इसके थ्रेशहोल्ड को बढ़ा दिया गया है, 50 करोड़ से 250 करोड़ कर दिया गया। सिंपल सी चीज आपको बस ये ध्यान में रखनी है। अब इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, तो पार्शियल रिपोर्टिंग एग्जेम्पशन कर दी गई है, ये प्रोवाइड जो है वो किया जा रहा है, यानी काफी सारी चीजें जो है वो उनसे नहीं मांगी जाएंगी, जिससे कि प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स नहीं होगा इनके लिए। और कई बार क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स ना देने के ऊपर फाइन वगैरह भी अननेसेसरी कंपनीज के ऊपर लग जाता है, तो वो उनके लिए एक हेडेक हो जाता है। तो अब ये थोड़ा सा फायदा मिलेगा, राइट। अब इसमें एम्प्लॉय जो है गाइस, उन्हें भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि उन्हें भी डिटेल एनालिसिस जो है वो नहीं प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। बट जो कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, इनके प्रति कंपनी के जो दायित्व है, क्योंकि लेबर्स या एम्प्लॉय जो है उनके जो राइट्स होते हैं कंपनी के अंदर, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी फाइलिंग तो करनी पड़ेगी, उसके बारे में कंपनी को बताना होगा ही। तो ये थोड़ा सा हम लोग को देखने को मिलता है कि मैंडेटरी हो जाता है, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। जैसे कि होता है ना, जो इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉइज वगैरह का, और उनको वेरियस प्रोविडेंट फंड की और इस प्रकार की जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, तो उसके बारे में जानकारी तो देनी पड़ेगी। और स्मॉल एंड मीडियम कंपनी जो है गाइस, इन्हें परमिट किया गया है कि इन्हें इंफॉर्मेशन देनी होगी, जो भी एसेट्स हैं, संपत्ति वगैरह जो है उनके बैलेंस शीट में जो आती है, तो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो देनी होगी, राइट। और इन्हें हालांकि जो करंट प्राइसिंग टेक्निक जो हम लोग को देखने को मिलती है एसेट्स के वैल्यूएशन को जो निर्धारित करती है, तो उसकी इन्हें आवश्यकता नहीं होगी। इन्हें इन जनरल बताना होगा कि इनके पास जो है वो जो एसेट्स हैं इनकी बैलेंस शीट के अंदर वो कितनी वैल्यू के हैं, उनका क्या वैल्यू है, तो उसके बारे में बस बताना होगा। तो वैसे ये काफी डिटेल में इसमें लिखा हुआ है, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है सच। और इसके अलावा आपको बता दें गाइस कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो इंडिया के अंदर है उनका क्या शेयर हम लोग को देखने को मिलता है, तो इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और बहुत एम्प्लॉइज इसमें शामिल हैं। तो इस सेक्टर को जो है वो हमें बहुत अच्छे से रखना है, यानी कि बहुत अच्छे से इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी, क्योंकि इस सेक्टर को अगर नुकसान होता है रेगुलेशंस के कारण,
तो काफी सारे जो एम्प्लॉइज हैं उन पर डायरेक्ट अफेक्ट पड़ेगा और इससे हमारी कंट्री की जीडीपी पर भी अफेक्ट पड़ता है। एंड नॉट ओनली 6.3 करोड़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन इंडिया that contributes 1/3 to the GDP of country but also provide employment to large section of society. That's what I told you कि बहुत भारी मात्रा में एक तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है, राइट, नौकरी मिलती है लोगों को, और साथ ही साथ हमारी, आप ये वाला पॉइंट जरूर ध्यान में रखना कि हमारी कंट्री के जीडीपी का 1/3, 1/3 जो है वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप मेंस में अपना उपयोग कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा ये सेक्टर जो है वो काफी क्रिटिकल हम लोग को लाइवलीहुड के लिए देखने को मिलता है। नियरली 110 मिलियन जॉब्स प्रोवाइड कराता है ये पर्टिकुलर सेक्टर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का। तो इसकी एक आपको अच्छी जानकारी, एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। और इसी के साथ गाइस आज का अपना लेक्चर फिनिश होता है। पूरे टॉपिक्स मैंने आपके कवर करा दिए आज के। और एक और चीज मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में बताना चाहूंगा। तो पहली चीज तो ये जान लो आप गाइस कि हमारे यहाँ जितने भी कोर्सेज आपको मिलेंगे, इस चीज से सुनिश्चित रहिएगा कि सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा आपका फिनिश होगा, यानी कि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपकी तैयारी करवाते हैं। कोर्स को लेने के बाद आपको कुछ और कवर करने की जरूरत नहीं है, पूरी फैसिलिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है। जैसे कि और इसमें हम लोगों ने अलग अलग जो है वो लेक्चर्स यानी कि अलग अलग कोर्सेज जो है वो रखे हुए हैं। जैसे कि अगर आप एक साथ नहीं लेना चाहते तो आपके पास जो है वो मतलब फैसिलिटी है कि आप अलग अलग कोर्सेज भी जो है वो ले सकते हैं। जैसे कि अभी आपको पॉलिटी फिनिश कर रहे हैं तो आप पॉलिटी का कोर्स ले सकते हैं। और वैसे तो मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो पूरे कोर्सेज ही जो है वो लेते हैं, क्योंकि आपके लिए डेमो अवेलेबल है। अगर आपको डेमो देखो, आप तो हम तो ये कहते हैं आप डेमो देखो, क्लासेस पसंद आ रही हैं तो उसको कंटिन्यू करो, राइट। और इसमें पूरा स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपको इसमें दिए जाते हैं। देखो ये पॉलिटी का कोर्स है, इसकी पूरी डिटेल स्क्रीन पर दी हुई है। वैसे ही ये एनवायरमेंट का कोर्स है, इकोनॉमिक्स का कोर्स भी हमारे पास है, सीसेट का पूरा कोर्स अवेलेबल है, हिस्ट्री का कंप्लीट एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। और बाकी यूपीएससी 2021 की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और ये करंट अफेयर्स के लिए अब आपको नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी फैसिलिटी यहां पर दी जाती है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, आपको सिर्फ पढ़ना है, रिवाइज करना है और अपनी जनरल स्टडीज की तैयारी करनी है। और इसकी फीस मात्र 100 रुपीज पर मंथ की है, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ, हैंडआउट नोट्स, आपको वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है पीडीएफ का रिवीजन के लिए, और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। ये ऑफर भी है, इसको भी आप ले सकते हैं अगर चाहें तो। और करंट अफेयर्स के अगर क्वेश्चन चाहिए आपको मंथली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और देखो गाइस, कोई भी पेड पैकेज से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट आता है, तो ये मेरा नंबर है। वैसे तो इस नंबर को आप सभी लोग अपने मोबाइल में जरूर सेव कर लें, 9713282838 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।